हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 13 अगस्त को आपका आरआरबी जेईई 2026 का आने वाला है डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर 4098 सीट्स। तो दोस्तों 4000 से ऊपर सीटें हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है आरआरबी जेईई में सेलेक्ट होने का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 14 तारीख से ही आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस, चाहे आप जिस भी ब्रांच से हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको हर एक डिपार्टमेंट के पोस्ट के बारे में जानना होगा कि किसमें क्या मेडिकल कैटेगरी चाहिए, किसका क्या प्रोज है, क्या कौन से वर्क इन्वायरमेंट क्या है और प्रमोशन के स्कोप क्या क्या है। तभी आप सही सही डिसीजन ले पाओगे। और एक बार अगर आपको ये पोस्ट की डिटेल्स पता चल गए तो आप खुद से ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, किसी के हेल्प और सहायता की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है कि आप एक बार डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के नूक एंड कॉर्नर्स को जानें, हर एक डिटेल्स को समझें और खुद से अपना पोस्ट प्रेफरेंस सही सही सेलेक्ट करें दोस्तों। क्योंकि बहुत केस में ऐसा हुआ है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं CBT 2 में, मगर गलत पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन के कारण उनका जो है लास्ट में सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि मे बी उनका मेडिकल कैटेगरी C1 हो और उन्होंने A3 का पोस्ट प्रायोरिटी में डाला हो ऊपर, तो वहाँ पे मेडिकल में वो बाहर हो जाते हैं। तो आपको मेडिकल का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आपके क्वालिफिकेशन का दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि अभी जो आरआरबी जेईई की जितनी भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वहाँ पे 3 ही कैटेगरी का मेडिकल यहाँ पे नोटिफाई होता है, A3, B1 एंड C1। पहले मैं आपको मेडिकल कैटेगरी समझा देता हूँ, उसके बाद हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों A3 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 2 डायोप्टर से ऊपर का आपका पावर नहीं होना चाहिए, आपका 0.6 बाय 0.6 का नियर विजन होना चाहिए और 6/9 का एट मोस्ट 6/6 या 6/9 का आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए। आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन आपका सही होना चाहिए, नाइट विजन और मेसोकोपिक विजन भी आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे अगर B1 की बात करें तो B1 में बस ये डिफरेंस है कि 6/12 तक आपको अलाउड है डिस्टेंस विजन में और 4D पावर, और यहाँ पे भी आपको 0.6 बाय 0.6 नियर विजन चाहिए और बाकी बाइनोकुलर, कलर, मेसोपिक विजन सब चाहिए। C1 में ये डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ आपको 6/18 तक डिस्टेंस विजन अलाउड है विथ और विदाउट ग्लासेज, और यहाँ पे आपको कलर विजन की अगर समस्या है तो आप ये वाला चूज कीजिएगा C1, क्योंकि यहाँ पे कलर विजन के लिए कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है, कलर विजन का डिमांड यहाँ पे नहीं है। कलर विजन अगर आपको है, प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसका मैंने वीडियो भी पहले बनाया था चैनल पे, वहाँ पे मैंने इशियारिया बुक भी आपको दिखाया था, तो वो आप देख लें, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो आप प्लीज़ A3 B1 नहीं चुनेंगे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं है तो आप चुन सकते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो C1 वाली पोस्ट को आप प्रायोरिटी में रखना दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए सिविल से स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करें दोस्तों, मैंने कुछ ग्रुप कर दिए हैं पोस्ट को, जैसे कि जेईई सिविल, पीवे एंड ब्रिज। अभी ये ग्रुप हो ही चुका है, रेलवे ने ही कर दिया है ग्रुप इसको, पीवे और ब्रिज को। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, ये ओपन लाइन की जॉब है, हाँ फील्ड जॉब जिसको कहते हैं। यहाँ पे भी आपका प्रमोशन जेईई टू SSC विदाउट एग्जाम होता है, उसके बाद ADEN DEN बनने के लिए आपको LDC देना पड़ेगा। फील्ड अलाउंसेज आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, लार्ज वर्क फोर्स को आप कमांड करेंगे, आपके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एज वेल एज इंजीनियरिंग वर्कर्स रहेंगे, फास्ट ट्रैक लीडरशिप का आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। मगर ये जॉब फिजिकली डिमांडिंग है, आपको हेक्टिक लगेगा, नाइट इंस्पेक्शन भी करना पड़ सकता है, डे नाइट शेड्यूल भी आपको निभाना पड़ सकता है। जेईई सिविल वर्क्स आपको डाइवर्स पोर्टफोलियो का वर्क है, यहाँ पे फील्ड प्लस ऑफिस दोनों ही जॉब है, क्योंकि आपको बिल और कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने हैं, उसके बाद आपको स्टाफ क्वार्टर्स, वाटर सप्लाई, ये सब भी देखना है। तो फील्ड भी एक्सपोजर है, ऑफिस का भी एक्सपोजर है, पब्लिक डिमांड हाई है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट इशू हो गया या फिर स्टाफ से डीलिंग हो गया, क्वार्टर का प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीज़ों से आपको डे टू डे डील करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको मेंटली हैरासिंग हो सकता है कभी कभी, हमेशा नहीं, मगर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पीवे और ब्रिज से लेस डिमांडिंग है फिजिकली ये। जेईई सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग, जिनको आराम चाहिए वो इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको जोनल या डिविजनल हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग मिलती है। लोअर फील्ड अलाउंस आपको मिलेगा क्योंकि फील्ड का ज़्यादा वर्क नहीं है। फिक्स ड्यूटी आवर्स का वर्क रहता है, ऑफिशियल वर्क है, डेस्क जॉब है। जो गर्ल्स हैं अगर उनको ऐसा जॉब पसंद है तो वो जा सकती हैं, या फिर जो बॉयज़ हैं जिनको आगे की तैयारी करनी है, ऐसा पूछते हैं बार बार, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। जेईई सिविल वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप के इर्द गिर्द ही होगी, वर्कशॉप के अंदर ही होगी, फिक्स लोकेशन पे काम करना पड़ेगा। वर्कशॉप से जुड़े क्वार्टर्स को भी आपको देखने पड़ेंगे, इंडोर आउटडोर दोनों वर्क है, मतलब वर्कशॉप के अंदर, मगर तो एक लिमिटेड पेरीफेरी में आप वर्क करोगे तो थोड़ा एक्सपोजर कम रहेगा, मगर आराम थोड़ा है इसमें।
C1 कैटेगरी का है ये भी जॉब दोस्तों। तो अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। जेई ट्रैक मशीन भी इस कैटेगरी में आता है यहाँ पे, मगर मेडिकल कैटेगरी आपका अच्छा होना चाहिए, A3 होना चाहिए आपको। यहाँ पे हैवी मॉडर्न ट्रैक लेइंग मशीन्स जैसे स्पेशलाइज्ड आइटम से आपको मतलब कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद कांस्टेंट मूवमेंट आपका रहता है। अलाउंस आपको भर भर के मिलेगा, 20 से 25,000 महीने भी आपको अलाउंस यहाँ मिल सकते हैं। नाइट ड्यूटी रहती है यहाँ पे, कभी कभी 2-3 दिन आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है, ऑन ट्रैक भी बिताना पड़ सकता है। ट्रैक मशीन के अंदर ही आपका ऑफिस, बेड, किचन सब रहता है। कहीं ना कहीं मज़ेदार जॉब है उनके लिए जो इस चीज़ को ज़्यादा केयर नहीं करते हैं कि बाहर रहना पड़ रहा है। जो इस चीज़ से घबराते हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। तो देख के थोड़ा चुनें, अपने आप को समझ के चुनें। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ JEE TRD से आप समझ लीजिए OHE जो होता है आपका, ये जो पेंटोग्राफ जिससे सट के चलता है, ये जो तार होती हैं, पोल्स होते हैं, इसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। अब क्या है कि यहाँ पे आपका A3 मेडिकल तो चाहिए ही चाहिए, मगर यहाँ पे आपको जैसे कि ये कोर टेक्निकल माना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में ये कोर टेक्निकल जॉब के कैटेगरी में आता है। आपको बड़े बड़े जैसे कि 25 किलो वोल्ट के ओवरहेड इक्विपमेंट्स, जिसमें ट्रांसफार्मर्स आएंगे, पोल्स आएंगे, छोटे बड़े मतलब ट्रांसफार्मर्स आएंगे, रेक्टिफायर्स रहते हैं, फिर आपका जो पेंटोग्राफ होता है, ये सब चीज़ से आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस डिपार्टमेंट में, ये आपको मानना पड़ेगा। फील्ड एक्सपोजर है आपका, मगर हाई प्रेशर डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक्सीडेंटल साइट्स होते हैं या फिर हाई प्रायोरिटी साइट्स होते हैं, वहाँ रात दिन काम करके आपको एक ब्लॉक टाइम के अंदर ही काम को ख़त्म करना पड़ता है। तो थोड़ा प्रेशर वाला जॉब तो है, मगर अलाउंसेज भी इस जॉब में मिलते हैं आपको। ओपन फील्ड की जॉब है, हाईली एक्टिव रहना पड़ेगा। प्रमोशन सेम है, JEE SSC TRD में आप जाते हो, उसके बाद ADEE बनते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम हेक्टिक चाहिए तो आप जनरल सर्विस में जा सकते हो, JEE इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। वर्क लाइफ बैलेंस रहता है यहाँ पे, मैनेजेबल वर्कलोड रहता है। स्टेशन का, जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है उसके इर्द गिर्द जो भी क्वार्टर्स हैं, उसका लाइटिंग, उसका वाटर मतलब मोटर का पार्ट जो है, पंप का और AC, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट रिपेयर्स और फ्रीक्वेंट रेलवे स्टाफ या रेलवे ऑफिसर्स के साथ आपका मीटिंग करना पड़ सकता है इस चीज़ में। यहाँ भी आपका SSC जनरल सर्विस में आप प्रमोट होते हो, फिर ADEG बनते हो। डिवीजन या स्टेशन में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो ज़्यादा आपको भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा जितना TRD और अलग डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। JEE इलेक्ट्रिकल EMU और TRS, देखिए EMU और TRS क्या है, दोनों ही शेड में आपकी पोस्टिंग होती है, इलेक्ट्रिकल शेड में। दोनों का क्या होता है, एक तो हो गया TRS और EMU, दोनों का क्या है कि इलेक्ट्रिक इंजन लोको जिसको कहते हैं, और इलेक्ट्रिक जो EMU ट्रेन्स होती है, दोनों का वहाँ पर मेंटेनेंस होता है। तो आपका टेक्निकल रोल रहेगा, अच्छा एक्सपोजर है। शेड में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, मगर शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी, कभी मॉर्निंग भी रह सकती है, कभी इवनिंग भी, कभी नाइट भी। यहाँ लोको सेट्स में ही आपकी ड्यूटी रहती है दोस्तों। JEE इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की अगर बात करें, यहाँ C1 कैटेगरी आपको चाहिए, मच सेफर है। शेड आपका ओपन लाइन में आता है, मगर जैसा शेड में आपको फिक्स ऑफिस आवर है, वैसा ही आपका वर्कशॉप में भी फिक्स ऑफिस आवर है, मगर ये ओपन लाइन में नहीं आएगा और आपका स्ट्रेस कम रहेगा। ट्रेन ऑपरेशंस क्या है कि शेड में क्या है कि डेली ट्रिप मेंटेनेंस होता है, हर रोज़ आएगा, हर रोज़ जाएगा, जो भी इंजन है या ट्रेन है। मगर इसमें क्या है, वर्कशॉप में 30 दिन 15 दिन का टाइम होता है, आपको आएगा, आपको ठीक करना है, फिर आपको भेजना है, तो थोड़ा कम प्रेशर है। अलाउंसेस थोड़े कम पड़ सकते हैं, मगर इंसेंटिव मिलता है, वर्कशॉप में आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो अलाउंस वहाँ से मैनेजेबल हो जाता है। यहाँ भी आपका प्रमोशन एस्पेक्ट सेम है, JEE SSC to AWM। एक्चुअली यहाँ पे AEE आप बनोगे, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात की जाए JEE कैरेज एंड वैगन की, B1 आपका मेडिकल कैटेगरी है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रेन ऑपरेशन से इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जो भी ट्रेनें आएंगी उसका BPC, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, उसका पूरा ओवरऑल चेक करना, उसके बाद उसको सेट से बाहर छोड़ना या स्टेशन से बाहर छोड़ना। स्टेशन से जो लगे हुए यार्ड्स होते हैं, उसमें ट्रेन्स होते हैं, उसमें आपको चेकिंग करना पड़ रहा है। और कुछ ट्रेनें जो आती हैं 1 घंटा रुकती हैं, तो उसका भी कुछ आपको वहाँ पे डायनेमिकली चेक करना पड़ेगा। शिफ्ट ड्यूटी होती है, हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ट्रेन सेफ्टी के आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। स्टेशंस या कोचिंग डिपो में आपकी पोस्टिंग होगी, JEE CNW की मैकेनिकल में। यहाँ भी प्रमोशन सेम ही है, JEE SSC ADME। डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, एक होता है डीजल इंजन, एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजन। तो डीजल इंजन का जो मैकेनिकल पार्ट है उसको तो आपको देखना ही है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजन में भी जो मैकेनिकल पार्ट है उसका भी आपको मेंटेनेंस करना है। यहाँ भी आपको डीजल या इलेक्ट्रिक लोको सेड में पोस्टिंग मिलेगी। नॉइज लेवल थोड़ा हाई रहता है, ये कौन सा है, वहाँ पे ऑयली ग्रीजी सेड में आपको काम करना पड़ेगा। रोटेटिंग शिफ्ट रहेगा, 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। टेक्निकल वर्क में आपको एक्सपर्टीज हासिल होगी, यहाँ पे डीप इंजीनियरिंग फोकस रहता है। ये सब आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, मगर यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव आपको नहीं मिलता है।
जेई मैकेनिकल वर्कशॉप डिजाइन एंड वेल्डर। देखो वर्कशॉप में अगर पोस्टिंग है या फिर डिजाइन ड्राइंग में है या फिर वेल्डर में है, तीनों में ही आपको स्टेशनरी जॉब है, तीनों में ही आपको प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलता है। प्रेडिक्टेबल रूटीन है, ऑफिस आवर है, रोज आप एक ही जगह आओगे जाओगे, इंसेंटिव का आपको फायदा मिलेगा। रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क है तो थोड़ा आपको बोरिंग भी फील हो सकता है। अगला अगर एक मैकेनिकल में तो ये पोस्ट नहीं आता है, मगर मैंने डिस्कस किया है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये भी B1 आपका कैटेगरी है। यहाँ पे आपका थोड़ा केमिस्ट वाला जो काम होता है, साइंटिफिक रिलेटेड वर्क है, जैसे कि वहाँ पे आपको NDT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आपको करना पड़ता है, क्रैक्स डिटेक्ट करने पड़ते हैं, किसी भी मटेरियल का आपको स्पेसिफिकेशन जांच करना पड़ता है। बहुत टाइप के वर्क्स होते हैं यहाँ पे। और थोड़ा प्रमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे आप CMA से CMS बनने में आपको टाइम लग सकता है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर बनने में। लेबोरेटरीज या वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होती है, CMA से CMS बनते हैं, फिर असिस्टेंट केमिस्ट में आप जाते हैं। SNT की अगर बात करें दोस्तों तो JEE SNT सिग्नल ये A3 का जॉब है, और JEE SNT टेलीकम्युनिकेशन ये भी A3 का जॉब है। एक्चुअली सिग्नल वाले में रिस्पेक्टेड रोल तो है, रिस्पेक्ट आपको बहुत सारा मिलेगा क्योंकि बहुत क्रिटिकल और बहुत सेफ्टी से भरा रोल है, मगर अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपका टेक्निकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होने वाला है इस फील्ड में। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है, आपको पता ही होगा 24/7 आपको ऑन कॉल रहना पड़ सकता है। अगर कोई एक्सीडेंटल साइट है तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग केबिन्स, ट्रैक्स एंड स्टेशंस के आसपास होगी। यहाँ भी आप JEE से SSC बनते हो, फिर बाद में ASTE बनते हो, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या है कि देखो, एक तो होता है सिग्नल का मेंटेनेंस, दूसरा सिग्नल टू सिग्नल जो तारें जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर उसका मेंटेनेंस। तो इसका मेंटेनेंस जो करता है वो टेलीकॉम में आता है, इसका जो करता है सिग्नल में आता है। तो सेम ही नेचर का वर्क है, दोनों को सेम ही प्रेशर रहता है, ठीक है। एक चीज़ आप समझ के चलिए, जहाँ सिग्नल खराब होगा तो टेलीकॉम वाले को भी जाना ही पड़ता है, ठीक है। JEE SNT वर्कशॉप एंड ड्राइंग, इसमें क्या है कि आपका काम सेम ही रहता है, मगर वर्कशॉप के पेरीफेरी में ही आप काम करोगे। प्रेशर बहुत कम रहेगा, क्योंकि पेरीफेरी जब आपका लिमिटेड हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। फिक्स्ड ऑफिस आवर में काम करना पड़ता है। वर्कशॉप के अंदर जो कुछ ऐसा है, जैसे कि रेल नेट का भी देखना पड़ेगा आपको, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। क्रिटिकल्स जो काम होते हैं, जो कि ट्रेन के ऑपरेशन से सिग्नलिंग का होता है, वो कम देखना पड़ता है, इसलिए आपका लेस क्रिटिकल है, तो आपको थोड़ा अलाउंस भी कम मिलेगा, ठीक है। मगर आपकी पोस्टिंग वही हेडक्वार्टर या डिविजनल ऑफिस या वर्कशॉप में मिलेगी आपको। स्टोर्स का एक पोस्ट है आपका, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जिनको थोड़ा आराम चाहिए रेलवे में, अलाउंस से ज़्यादा दरकार नहीं है, तो इस पोस्ट के लिए जरूर जाएं। DMS इनका पोस्ट प्रमोशन भी अच्छा है, CDMS बन जाते हैं ये लेवल 7 में। C1 कैटेगरी की पोस्ट है, मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। जनरल शिफ्ट में ही आप काम करेंगे, एक ही शिफ्ट है, ऑफिस टाइमिंग है, एकदम कम्प्लीटली डेस्क जॉब है। कभी कभी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है। हाईली अकाउंटेबल होता है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप रहते हो स्टोर के, तो आपको हाईली अकाउंटेबल, यहाँ पे हाईली रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है सारे ही मेजर पोस्ट के मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं। अब इसके बेसिस पे कि किसमें क्या मेडिकल चाहिए, किसमें क्या दरकार है आपका, तो इसके बेसिस पे आप दोस्तों डिसीजन लेना और अच्छे से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना दोस्तों। तो आगे अगर कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा आपकी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।